बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो ऑडियोज़ तो तकरीबन हर जगह पहुंच गई है और हर उस आदमी ने सुन ली है जिसके पास मोबाइल फ़ोन है और जो ट्विटर देखता है या व्हाट्सएप देखता है। वो 2 ऑडियो क्लिप्स हैं, उन पर बात भी हुई है, लेकिन एक उसमें ये पॉइंट है जो सबसे मरकज़ी पॉइंट है, उस पर किसी ने बात नहीं की, तबसरा भी नहीं किया। एक ऑडियो तो खैर वो पहली है, उसको तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि उसमें कुछ नंगी गालियाँ भी हैं और उसका ख़ुलासा यही है कि ज़मान पार्क में कि क्या हो रहा है, इसे रोकना चाहिए और कोई फ़लाँ के साथ है, कोई फ़लाँ के साथ है, फ़लाने की फ़लाने के साथ है, फ़लाने की फ़लाने के साथ है, तबादला हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। यानी नाकाबिले बयान किस्म की वो गुफ्तगू है, लेकिन बहरहाल वो शेयर की और लोगों ने सुनी भी है। मैं उसे यहाँ शामिल नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी जो ऑडियो है उसमें एक बहुत ही ख़ास बात है जिसका ताल्लुक़ इमरान खान के एजेंडे से है। इसमें एक खातून पीटीआई की, जिसे ज़मान पार्क में कोई ज़िम्मेदारी भी दी गई है और वो लगता है कि किसी अच्छे घर की है, लेकिन गुमराह होकर, सियासी तौर पर गुमराह होकर जहाँ आ गई है पीटीआई में, तो उसने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उससे कहा कि ये जो औरतें आती हैं रात को, जाती नहीं हैं, रात ही को आती हैं और खैमों में रहती हैं और ये जो ये अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद उसे क्या कहती है जवाब में? वो कहती है कोई रहता है तो रहे, कोई आता है तो आए, कोई जो करता है वो करे, तुम्हें क्या इससे, हमें इससे क्या। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है, और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया, तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना तो पूरे करने दो नौशीन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेरी जान, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। डोंट फिकर। आपने कहा था ना 10 बजे के बाद औरतें ना रुकें। अगर वो अपने रिस्क पे रुके ना, हमारी तरफ से तो ना रुके ना, आपने तो मना कर दिया, मेरी कन्वे कर दिया, उसके बावजूद वो रुकनी है, कोई मसला हुआ तो फिर मैं पर आपको फिर वो दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता, हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि रात को जाएंगे तो फिर वो छोड़ो पर तुम्हें वाई यू अंडर दिस टेंशन, छोड़ो। जो आता है जिस वक्त आए, औरतें उस वक्त आना चाहती है तो आती रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठ जाती है, थोड़ी होती है ना आपा, पर आपा कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन भी तो थोड़ा सा करना है कि नहीं करना है इन लोगों बेटा को छोड़ो पड़े, फौज थोड़ी है हमारा बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तुम जरा बस इतनी मेहरबानी करना कि एक दफा चक्कर लगा लो, ठीक है बच्चा। जी आप चक्कर लगा के, ठीक है, थैंक यू। और उनको तसल्ली दे देना कि मैं आपकी हाजिरी लेने आई हूँ ताकि मैं तुमको बता दूं, जी है ना। जी बहुत शुक्रिया जी। यानी वो हौसला अफजाई कर रही है, हौसला अफजाई कर रही है इस काम की जिसकी न समाज इजाज़त देता है, न माशरा इजाज़त देता है, न कानून इजाज़त देता है, और जो हमारा मज़हब है इस्लाम वो तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देता, बल्कि हकीकत में तो कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं इस्लाम का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम चूँकि पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है, और ये फिर जो मैंने कहा था कि ये जो इमरान खान कहता है कि मुझे अमर बिल मारूफ पर मामूर किया गया है, तो इसके अमर बिल मारूफ की हकीकत क्या है? ये है वो अमर बिल मारूफ जिसकी हौसला अफजाई ये 70 साल बुढ़िया, इस उम्र में आदमी को अपनी आक़िबत का ख्याल आता है, कब्र का ख्याल आता है, हिसाब यौम हिसाब का ख्याल आता है। चाहे अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, कोई 100 साल तक भी जिए, तब भी नॉर्मली 60 साल के बाद, फिर 70 साल के बाद, फिर 80 साल के बाद आदमी यूँ ज़्यादा उम्र उसकी होती जाती है, वो तू अपने उस अंजाम की तरफ करीब तर होता जाता है जो हर इंसान का, हर ज़ीरू का मुक़द्दर है कि लिख दिया गया है कि इसे एक दिन मरना है। और अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत सारे लोग तो जवानी में मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, उम्र की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई तवील उम्र पाए तो जो ज़ाहिर है वो फिर एक कुदरती जो फार्मूला है उसके मुताबिक वो अपनी मौत के करीब तर होता जा रहा है। तो ये 70 साल की उम्र में भी किस काम की, किस अमल की, किस सोच की, किस आदत की वकालत कर रही है, हौसला अफजाई कर रही है, उसको हलाशेरी दे रही है। नाज़रीन, ये है तहरीक इंसाफ का अमर बिल मारूफ, और इमरान खान इसी का प्रचारक है। इसके अमर बिल मारूफ की तफसील इनकी जो साबक अहलियत थी रिहाम खान, उन्होंने बताई, नईम उल हक ने बताई, और बेशुमार लोगों ने बताई। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त फहाशी और बदकारी की जितने भी अड्डे हैं
उन सब के सरपरस्तों से आप मिलें, लाहौर में मिलें, कराची में मिलें, इस्लामाबाद में मिलें, सबसे ज़्यादा अड्डे इन्हीं शहरों में हैं। और अब ये अड्डे माजी की शक्ल के नहीं रहे, अब ये बहुत लग्जूरियस किस्म की कोठियाँ हैं, उनमें ये धंधे होते हैं। और एक बहुत ही यानी उसकी जो लेपअप होती है वो इस तरह की है कि हर जो वहाँ से एक मरतबा जाता है उसकी तरगीब में आ जाता है। तो इन सब के मालकान, ऑपरेटर और कंज्यूमर, इनका ताल्लुक आपको पीटीआई से मिलेगा। चाहे किसी भी जगह आप चले जाएं, सब के सब पीटीआई के पुरजोश हामी। तो यही कल्चर अब ज़मान पार्क में हो रहा है। ज़मान पार्क में इमरान खान के इर्द गिर्द, कोठी के इर्द गिर्द जितने खैमे लगे हैं उनमें रात को क्या होता है ये खुद पीटीआई के कारकुन बता रहे हैं कि उनमें क्या होता है। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरा एरिया नशे का अड्डा बन गया है। हर तरह का नशा इनमें दस्तयाब है। सरेआम इन खैमों में जो शामियाने लगाए गए हैं, सरेआम इनमें बैठकर नशा भरा जाता है, सिगरेट की शक्ल में, टीकों की शक्ल में, दूसरी जितनी भी नशे की किस्में हैं। तहरीक इंसाफ के ज़मान पार्क पर लगे कैंप में मुनशियात का इस्तेमाल मामूल बन गया। कैंपों में बैठे कारकुनान को महारत से नशा आवर सिगरेट तैयार करते देखा जा सकता है। आपको भी दिखाते हैं। गोया के लाहौर में एक नया ऐसा अड्डा दस्तयाब हो गया जिसे हम लाहौर का लास वेगास कह सकते हैं, जो मॉन्टी कार्लो कह सकते हैं। जुआ होता है, नशा होता है, और वो भी होता है जिसकी हौसला अफजाई इस 70-72 साल की बुढ़िया यास्मीन राशिद अपनी टेलीफोन कॉल में कर रही हैं। तो नाज़रीन, इसी फाशी उर्गानी के एजेंडे से जुड़ी हुई एक बात, एक सियासी फैसले से मुझे याद आ गई। सियासी फैसला ये है कि इमरान खान के ममनुआ तकरीर नशर करने पर ARY को मुअत्तल कर दिया गया, उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। खैर ये मुअत्तली तो मुस्तकिल नहीं है, इसलिए कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हर जगह ट्रकों के अड्डे हैं। कोई ना कोई ट्रक का अड्डा इस पाबंदी को ख़त्म कर देगा, ये फैसला चलता रहेगा। असूलन ARY को इदारे बतौर इदारा इसे बैन होना चाहिए, सिर्फ TV लाइसेंस मुअत्तल नहीं होना चाहिए। ये असूल की बात मैं कर रहा हूँ, अमल तो इस पर नहीं हो सकता, लेकिन असूल की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों? अब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और पाकिस्तान में कोई भी जर्नलिस्ट ARY पर पाबंदी की हमायत नहीं करेगा। आप ये देख लीजिए, जो मुखालफ है वो भी कहेंगे कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, लेकिन मैं इसे सहाफ़त नहीं, मैं इसे दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि ये सियासी फ़ैसला है, इसका लाइसेंस मुअत्तल करना। हकीकत में ये एक क्राइम का डेन है, एंटी स्टेट क्राइम। इसके जो ताल्लुकात हैं, राब्ते हैं, वास्ते हैं, जो इसका माजी का किरदार है वो हमेशा से मशकूक रहा है। ये एक स्मगलरों का नेटवर्क है जिसका सरबराह एक ख़ुद को हाजी के साहब कहलवाने वाला आदमी है। या स्मगलिंग कानून के तहत जायज़ है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान में ये मामला बहुत हाई अप्स के साथ जुड़े होते हैं, इनका आपस का कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि किसी ऐसे इदारे को हाथ नहीं लगाया जा सकता जो क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा हो। इसके मालिक के भारत से रवाबत के बारे में तरह तरह की कहानियाँ हैं, और इसने हमेशा एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम कैंपेन पर जोर दिया है। एंटी इस्लाम इस तरह के बज़ाहिर इसका एक चैनल है जो इस्लामी तालीमात के लिए वक्फ़ है, लेकिन वहाँ फ़िरका वाराना मुबाहिस और गुमराह कुन तावीलात देने के लिए सारा वक्त लगाया जाता है। लेकिन इसे छोड़िए, इसका जो असल जुर्म है, जो बुनियादी जुर्म है, वो ये है कि पाकिस्तान में स्क्रीन पर उरियानी और फहाशी की तरगीब देने वाला, उसको ग्लैमराइज करने वाला ये पहला इदारा है। पाकिस्तान में बहुत सारे TV चैनल हैं, दो किस्म के जो न्यूज़ चैनल है उनकी तो फिर भी कुछ ना कुछ हदूद हैं, रेड लाइन है जिन्हें वो क्रॉस नहीं करते, और ऐसी चीज़ नहीं दिखाते जो घरों में ना देखी जा सके। ये उनका कुछ कमर्शियल तकाजा भी है। ज़ाहिर है कि अगर वो एक हद से लिमिट क्रॉस करेंगे तो सार्फिन का रद्द-ए-अमल आएगा। ये वजह भी है, और कुछ दूसरी वजूहात भी हो सकती है। बहरहाल न्यूज़ चैनल का किरदार जो है वो अगरचे बहुत मिसाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिजाब में है, किसी न किसी हद तक हिजाब में है। इसके बरक्स पाकिस्तान के ड्रामा चैनल वो फ्री फॉर ऑल मवाद देते हैं।
اس لیے کہ ان کی جو آڈینس ہے وہ یا تو صبح سویرے جب گھر میں بچے نہیں ہوتے یا رات کو دیر گئے جب بچے سو جاتے ہیں اس وقت یہ نشریات کرتے ہیں، اور ان ڈراموں میں جو گند اور جو غلاظت بلکہ حوصلہ افزائی کی جاتی، ایسے ڈرامے لکھے جاتے ہیں جن میں ترغیب دی جاتی ہے برائی کی۔ حال ہی میں ایک ڈرامہ آیا جس میں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم نے اگر لڑکی بننا ہے جنس بدلوا کر تو بن جاؤ، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، تمہاری زندگی ہے، یا اگر لڑکا بن کر رہنا ہے یا ٹرانسجنڈر بن کر رہنا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ سارے چینل جو ہیں یہ ARY کے ڈرامہ چینل کے بعد شروع ہوئے، اور ہماری بدقسمتی دیکھی ہے کہ پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے، کسی ادارے نے، کسی پیمرا نے ایسے کسی چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جو بریانی، فحاشی اور بے حیائی کو اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ ترغیب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی بولڈ سین ہو، لیکن اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے جیسے کہ بھارت ہے، بھارت کی ٹی وی چینل سے زیادہ بولڈ چینل بر اعظم ایشیا میں اور کسی ملک کا نہیں ہے، یا نہ جاپان کا، نہ ترکی کا، اور تو خیر ملک اس طرح کی کیٹیگری میں فعال کرتی ہی نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ جسے کہتے ہیں نا تلقین باللسان، یعنی آرڈر دو کہ تم برائی کرو، یہ صرف پاکستان کے چینل میں ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس طرح کی بدکاری کی تبلیغ امریکہ اور یورپ کے چینلز میں بھی نہیں دی جاتی جس طرح پاکستان کے ڈرامہ چینلز میں دیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ تو ان سارے چینلز کا جو بابائے آدم تھا وہ ARY تھا۔ اور بھی کئی قسم کی برائیاں، مثلا ایک جنسی طور پر پرورٹ آدمی ہے خلیل الرحمان قمر، بہت بدتمیز اور بد کردار اور بد اخلاق انسان ہے، لیکن وہ اس کے ڈرامے جو ہیں وہ آپ دیکھیں اگر، اس میں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ عورت چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، وہ اس خلیل الرحمان کے نزدیک کنزیومر آئٹم ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کی کوئی حقوق نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے، وہ کنزیومر آئٹم ہے۔ اس سے زیادہ میں بات کر نہیں سکتا۔ تو مسئلہ صرف سیاست کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے PTI کا، ملٹیپل پوائنٹس ہے اس کے، مثلا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی حالت کو اس جگہ پر لے آنا کہ جہاں پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام بیچنے پر یا معقول معاوضہ لے کر عالمی نگرانی میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ مجبور ہو جائے۔ اس ایجنڈے میں PTI کو خاصی کامیابی ملی ہے۔ دوسرا ایجنڈا اس طرح کی لڑکیاں تیار کرنا جو پورے معاشرے کو ننگا معاشرہ بنا دے، جو بیٹھ کر بے باکی سے کہیں میرا خامند تمہارا ہے، تمہارا خامند میرا ہے، میں اور میری ممی دونوں ہی ایک آدمی کی بستر پر جانے کے لیے تیار ہے۔ کچھ ایسی باتیں، یہ باتیں دہرانا بھی میرے لیے باعث اذیت ہے۔ اتنی شرمناک بات کوئی کس طرح کر سکتا ہے، کوئی کس طرح سن سکتا ہے، اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ عمران خان کو ARY، بول اور اسی طرح کی ڈرامہ چینل دوسرے، اس طرح کے خلیل الرحمان قمر جیسے رائٹرز اور وہ فلم ایکٹریسز جن کی ہر روز نیا اسکینڈل آتا ہے، جو اپنی پوریاں ویڈیو خود کھینچ کر اپلوڈ کرتی ہیں، ان کی حمایت عمران خان کو حاصل ہے۔ اور یہ زہر بھی عمران خان نے پاکستان کے سماج میں بہت بڑے پیمانے پر سرایت کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے ان کی۔ اور تیسرا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں نشہ پھیلایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نشے اور منشیات کی جو تجارت کو قومی صنعت کا درجہ کس نے قرار دیا تھا؟ وہ تھا عمران خان کا پہلا والد جنرل ضیاء الحق اور اختر عبد الرحمان۔ ان دونوں نے ایک کریش پروگرام کے تحت یہ سازش کی کہ پاکستان کے ہر شہر نہیں، ہر محلے بھی نہیں، ہر گلی اور ہر گلی کے ہر مکان کے دروازے پر، دہلیز پر منشیات پہنچانی ہے۔ اور یہ وہی ضیاء الحق تھا جو عمران خان کو سیاست میں لے کر آیا۔ پھر حمید گل، وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا، اس قومی خدمت میں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ہیروئن کی اس طرح کی تجارت سے اندرون ملک اور بیرون ملک اتنا زیادہ زر مبادلہ کما لیں گے کہ پھر ہمارے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ اس کے بعد پھر مشرف آیا، وہ بھی اسی کا علمبردار تھا، اور پھر اس کے بعد وہ رحیل شریف آیا، پھر اس کے بعد یہ باجوہ آیا۔ انہوں نے مارشل لا نہیں لگایا، لیکن عملاً حکومت کا کنٹرول انہی کے پاس تھا۔ رحیل شریف کے دور میں تھوڑا سا کم تھا، وہاں اس وقت زور تھا کہ حکومت کو چلنے نہیں دینا ہے،
लेकिन फिर जब बाजवा आया तो बाजवे का ज़ोर था कि हुकूमत को मैंने चलाना है। नवाज़ शरीफ की हुकूमत अब बाजवा के आने के बाद अमलन मफलूज हो चुकी थी। ये तो एक मोजज़ा है कि वो इस मफलूज होने की हालत में भी नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने मोटरवेज़ को तोसी दी, कुछ और कारखाने लगाए, कुछ और चीज़ें बनाई। वरना ये तो बाजवा तो था, ये तो हर चीज़ को बुलडोज़ करने पर उसी दौर में तुल गया था। आखिर उन्होंने फिर बाजवा और उन्हें फैज़ ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी और इमरान खान को बिठाकर वो उस एजेंडे पर नंगा चिट्टा अमल दरामद किया। तो अब लाहौर में ये जो अड्डा है, कोई इस अड्डे की जो असल कैफियत है इस पर बात नहीं करता। सब लोग सियासत पर बात कर रहे हैं कि इमरान खान बुज़दिल है, इमरान खान ने औरतों को ढाल बनाया हुआ है, इमरान खान गुस्ल खाने में छुप गया। ये सारी बातें सही हैं, ये ऐसा ही है। वो इमरान खान एक चूहे से भी ज़्यादा बुज़दिल है, चूहे से भी ज़्यादा। अगर इसे ट्रक अड्डों की हमायत हासिल ना हो और मीडिया के एक हिस्से की हमायत हासिल ना हो तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस पर एतराज़ नहीं कर रहा कि ये तो बातें मैं खुद भी करता हूँ। कहने की बात यह है कि इन बातों से अलावा भी कुछ बातें करने वाली है जिन पर हमारे दीनी तबके को तवज्जो देने की ज़रूरत है। दीनी तबके से मुराद ये है जो खुदा और रसूल को मानते हैं। वो इस तरह के जो लोग हैं जो नबी पर बुहतान बांधते हैं और सूद के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं और लश्कर खुरासान की रवायात बयान करते हैं, लेकिन एजेंडा उनका भी यही है कि लोगों को दीन के नाम पर गुमराह करके इमरान खान का हामी बनाया जाए ताकि पाकिस्तान का ख़ात्मा जल्द से जल्द हो सके। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।